भामरागढ़ की पिकनिक ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ में। नहीं तो वहाँ रहते तो आदिवासी का जीवन पता नहीं चलता कैसे रहते, जानवरों में उनके ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। माँ की इच्छा थी कि विकास बड़ा है तो उसकी शादी पहले हो, बड़ा भाई वो है। बाबा को लगा बड़ा भाई की शादी को यदि समय लगेगा तो इसका भी निर्णय बदल सकता। हमारे शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। 6 महीना रास्ता पूरा बंद, सब नदी नाले में पानी आ गया तो इधर के इधर उधर के उधर। हालांकि हमारे माँ बाप को लगता है कि अपने बेटे को हमने जितनी तकलीफ उठाई वो नहीं उठाने लगे, उसका लाइफ अच्छा जाना चाहिए। तो ये सब उलटा हो गया थोड़ा सा, तो वो उनको गिल्ट था। पण या सृष्टीला मानतच नाही का, म्हणजे देव देवतांना काय तर की त्याचा कधी विचार नाही केला की देव आहे की नाही, किंवा त्याची गरज नाही पडली असं म्हणा। यहाँ आ गए देखा तो सब नंगे है, तो अपने स्वेटर पहना शर्म आती थी, तो स्वेटर ऐसा म्यूजियम में रखा है अभी भी। पहना ही नहीं कभी। वो उसने भी नहीं पहना, फिर तूने पहनता तो मैं नहीं पहनती। 2 बच्चों को लेके एक आदिवासी का एक फैमिली आया था, तो चूहे ले जा रहे थे, हम लोग देखे उन्होंने, तो बोले कहाँ जा रहे थे, बोले नाले में। तो बोला आप हमको दे सकते क्या, बोले बेटे भूखे हैं तो उनको खाना। तर नीचे रखा चावल तो उसको दीमक लगता था, या उधळी खूप आहे इथे। मग ते आपण ते बांबूचे हे करून त्याला प्लॅटफॉर्म करून वरती ठेवला, तो ऊपर रखा तो नीचे से चूहे खाते थे। लोक बिरादरी प्रकल्प हेमल कसा। दोस्तों, इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और चंद्रपुर के घने जंगलों और छत्तीसगढ़ के बस्तर की सीमा से लगे आदिवासियों के उत्थान और समाज सेवा के इस संस्थान में भोपाल से एक पर्यटक की भांति आए हैं। आपने यहाँ की गतिविधियों को और इस संस्थान के प्रणेता प्रख्यात समाजसेवी बाबा आमटे के सुपुत्र डॉक्टर प्रकाश आमटे, जिन्होंने इस संस्थान की शुरुआत कैसे की, उसे हमारे पिछले वीडियो में कुछ सीमित शब्दों में ही जाना होगा। इस वीडियो में हम उनसे मुलाकात और यहाँ आए अन्य मेहमानों से उनकी खुलकर स्वाभाविक और हृदय से की गई बातचीत और अनुभव को बिना एडिट किए आपको सुनाएंगे। यह केवल अनुभव नहीं बल्कि संकल्प की राह में अडिग और सफल एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व की बायोग्राफी उनके स्वयं की जुबानी आप भी ज़रूर सुने। रात हम यहीं ठहरे थे, नीचे वाले कमरे में। दोस्तों, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई में आदिवासियों ने हजारों आंदोलन किए, अपनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन उनका साथ दिया बाबा आमटे जैसे लोगों ने। वो एक उदाहरण है। दुनिया भर में अलग अलग आंदोलन हुए, विकास के नाम पर ठगी जा रहे आदिवासियों, जंगल की जनता ने कई आंदोलन किए। बस्तर में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन गढ़चिरौली में, जहां आज हम हैं महाराष्ट्र में, बाबा आमटे ने कैसा ये सेवा का प्रकल्प शुरू किया, कैसे उनमें प्रेरणा आई सेवा करने की, एक उदाहरण है। आइए। नमस्कार। नाव देशमुख आहे पण ते जी लावून देऊ का?
तुमचं सगळे एकाच गावचे आहे? नाही सर, तिरोडा तालुक्यातले आपण, गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा तालुका. आम्ही सर्व शिक्षक म्हणून लागतो. कोणता तालुका? तिरोडा. ठीक आहे. म्हणजे हे काय ते ऐकू कमी येतं. तुम्ही बोललेलं या स्पीकर मधून डायरेक्ट मग कानात ऐकू येतं. वयोमानाप्रमाणे ते आणि मध्ये औषधाचा खूप झाला. कॅन्सर झाला होता मध्ये ना, त्याच्या ट्रीटमेंटमुळे जवळचं ऐकू येतं पण लांबच्या लोकांचं ऐकू येतं. तर हा स्पीकर आहे, हा त्याच्यात तोंडाला धरून मग ते नाव सांगा, गाव सांगा आणि काय काम करता. मी विजय केवट. हां तुमचा तालुक्याला असतो. हा. तुमचा तालुका भंडारा जिल्ह्यात आहे. सगळे शिक्षक तसे तिरोडा तालुक्याचे आहेत, पण मी यांचा म्हणजे सोबत मित्र म्हणून. सर भोपाळ बरोबर आलं हे. याला दे ना, याचा राहायला बरी. मैं होमेंद्र देशमुख हूँ सर. मी सुलभा भावेश तितीरमारे. नमस्ते सर, मी कुमारी शारदा पांडुरंग पारदी, जिल्हा परिषदला शिक्षिका आहे, तिरोडा. प्रकल्प में सुबह 8 बजे डॉक्टर आमटे परिवार सहित ताई के साथ लोगों से जो यहाँ आते हैं उनसे मिलते हैं. पटले आने का उद्देश्य तिकडे पटले बरेच अपनी जानकारी दूसरों का परिचय मेडिकल कॉलेज वो सब लेते मेडिकल हैं. कॉलेज माझा ये क्लासमेट प्रक्रिया होता भी यहीं चल रही है. पटले MBBS ला. यहाँ आम पर्यटक भी आ सकते हैं, शोधार्थी तो आते ही आते हैं, स्कूल ट्रिप आता है. आप भी अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, जैसे मैं आया हूँ. और इसी तरह से आपको भी वैसा ही स्वागत किया जाएगा, वैसी जानकारी दी जाएगी. संस्था की गतिविधि, उद्देश्य, जनजीवन, अस्पताल, सेवा कार्य सबके बारे में आप जान सकते हैं. तालुका तिरोडा आणि मी मुंडी तालुका. मी जॉब करते म्हणजे कॉन्व्हेंटला. अच्छा. नमस्ते सर, मी माधुरी कानेकर तिरोडा. शिक्षक आहे तर तिरोडा. अच्छा. आदरणीय सर नमस्कार, मी सुरेश कालकर, शिक्षक, मराठवाडा, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया. तर तुम्ही काल डॉक्युमेंटरी बघितली असेल आणि त्याची आणखी पण थोडीफार माहिती असेल. हो सर. हा नवीन आहे, म्हणजे हा पत्रकार आहे आणि तसाच भोपाळवरून आला आणि त्यांनी याचाच फोन केला सचिनला आणि काल रात्रि आले 11 वाजता. पता नहीं आपको कितनी जानकारी है प्रकल्प के बारे में? ये क्या आने के बाद इनको एक डॉक्यूमेंट्री बताते जी. तो रात में इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बताया, जी. दिखी है. मैं तो थोड़ा उसमें बेसिकली कैसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसमें क्या चल रहा था, वो पुरानी है, वो 20 साल पहले की. तो उसमें से जानकारी मिल जाती है. काफी वैसे तो यूट्यूब पे वो जानवरों के काफी वीडियोज है. सबसे ज्यादा उसकी है, मतलब क्रूअल एनिमल प्यार से कैसे रहते, इसका तो कई जगह पे मतलब वो सब लोगों ने चैनल, बाद में गवर्नमेंट ने बैन किया उसके ऊपर नो फोटोग्राफी, लेकिन ऑलरेडी है हिस्ट्री चैनल, BBC इधर उधर सब. तो वैसी थोड़ी सी जानकारी लोगों को होती है. फिर पता नहीं यहाँ एक पिक्चर निकला था प्रकाश बाबा आमटे, काही जणांनी बघितलं असेल, त्याचा सिनेमा बघितला असेल. हां, नाना पाटेकरांचं. तो त्याच्याने आणखी लोकांना माहिती झाली. तर याच्यासाठी आणि मग एक मेरा जो ये है मतलब बायोग्राफी भी है, प्रकाश वाटा, उसका हिंदी अंग्रेजी और 6 भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ है. संस्कृत, गुजराती, कर्नाटक, कन्नड़ी. तो हम लोग तो वहाँ कैसे, मतलब मीडिया से बहुत दूर है. जी बिल्कुल. लेकिन मीडिया पहुंच गई यहाँ तक. इसलिए उसकी पब्लिसिटी होगी. जी वो एक कहता है, जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि. लेकिन आपका ये पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं है, ये तो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है आप. बेसिकली लेकिन जब तक जानेंगे नहीं लोग, प्रेरणा कैसे लेंगे? तो मेरा भी एक वही माध्यम है, आपको जानने का और स्वयं को जानने का आपके माध्यम से, यही मेरा उद्देश्य है. जी. बेसिकली बाबा का तो आपने आप मिले भी है बाबा को. जी. तो बाबा तो पहले उनका पुराना जो लाइफ था, मतलब सोशल सर्विस के पहले, तो जमींदार के बेटे थे और काफी सारी जमीन थी. पिताजी ब्रिटिश में नौकर भी थे उनके.
बाबाची माहिती असेल तुम्हाला, नागपुर में बंगला भी है उनका। और बाबा फिर 42 मूवमेंट है गांधी जी का, क्विट इंडिया, तो उसके बाद में बाबा के विचार बदलने लगे और आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो वो पूरे बदल गए। वो पिताजी को बहुत गुस्सा आया था कि ये सब छोड़ के अपना मतलब प्रॉपर्टी को देखभाल करने के वजह वो ये कर रहे कुष्ठ रोगी का काम, जो इनको समाज ने बहिष्कृत किया था। अच्छा, बहिष्कृत किया था। हाँ, कुष्ठ रोगियों को लोग घर में नहीं रखते थे, क्योंकि उनको डिफॉर्मिटीज थी, उनको इंजुरीज रहती थी और वो ऐसा लगता था कि ये किसी का शाप है या संसर्गजन्य है, मतलब कंटेजियस है, इसीलिए उनको भगा देते थे। और वो मंदिर के सामने भीक मागते थे। पता नाही आपल्यापैकी काही लोकांनी पाहिलं असेल, हा, त्या पूर्वीच्या काळी त्या पट्ट्या बांधून भीक मागायचे ते, किंवा त्या पायाला असेल तर त्याच्या हातगाडीवर ओढून द्यायचे वगैरे। तो उनके लिए 49 में उन्होंने संस्था छोड़ी, महारोगी सेवा समिति वरोरा, और वो वरोरा में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जगह मिली थी उनको, तो उसका नाम आनंदवन रखा बाबा ने। बाबा की मतलब दूरदृष्टि देखिए, आजकल तो वो किसी को यंग से पुकारना ये तो गाली हो जाती और गुनाह भी है। लंगड्याला लंगडा नहीं म्हणू शकतो तुम्ही, आंधळ्याला आंधळा, हाँ, और अंग्रेजी में बोलो तो डिफरेंटली एबल। तो बाबा को उसी समय ऐसा लगा कि महारोगी लेवल हो गया उनको, महारोगी तो उस तो नाम तो उस समय जरूरी भी था, लोगों को पता चले कि ये कुष्ठ रोगियों का काम चल रहा है यहाँ पे, ताकि लोग आए वहाँ पे। लेकिन उसका असली नाम बाबा ने आनंदवन रखा, उसी नाम से वर्ल्ड में फेमस हुआ, आनंदवन। उनके जीवन में आनंद फूला, इस तरह से मतलब तब की बात है वो। और फिर उन्होंने सोचा कि इनकी जो लोगों के मन में गलत फहमी है वो दूर होना चाहिए, तो उसके साथ में अंध अपंग उस समय के जो भी थे, कर्णबधिर मूकबधिर म्हणतो आपण त्याला, सबका आनंदवन में इकट्ठा रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन। तो आनंदवन का नाम बहुत हुआ, मतलब ये जो कुष्ठ रोगियों को लोग डरते थे तो लोग आने लगे और पिकनिक स्पॉट बना जाता है। बड़े बड़े राइटर्स आ रहे, आपके इंदौर से वो आते थे, कुमार गंधर्व आए थे, राहुल बारपू थे, बड़े ये थे संपादक थे, बड़े बड़े लोग आनंदवन आके मित्र मेला भी शुरू किया था। तो साथ तो वो कुष्ठ रोगी संस्था में हजार लोग आके, तो उनके मन में कि जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये सब चल रहा था अच्छी तरह से। हम दोनों भाई थे, विकास और मैं, और वरोरा में पढ़ रहे थे म्यूनसिपल स्कूल में। तो कंपटीशन नहीं था, तो हमको कुछ पता नहीं था आगे जाके क्या करना है। और माँ बाप को थोड़ी चिंता थी, लेकिन उन्होंने तो जानबूझ के ही किया था। बाकी जो फार्मर्स है, जो कर्मचारी है, उनके जगह पढ़ते हैं म्यूनसिपालिटी स्कूल, तो वहाँ मराठी मीडियम में पढ़ाया हमको। और हमारे टीचर का क्वालिफिकेशन 7वीं पास था, तो धोतर टोपी पहन के वो हमको पढ़ाते थे वो मराठी मीडियम में। तो आगे क्या करने का पता नहीं था। दोनों हम एक ही क्लास में थे, ज़्यादा डिस्टेंस। और फिर जैसे जैसे बाबा का नाम होते गया, बड़े बड़े लोग आ रहे, तो हम तो छोटे बच्चे थे, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं थे, तो बाबा से बात करते थे। बाबा तो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे थे, तो उनका नॉलेज भी बहुत था, बहुत घूमे भी थे। तो बड़े लोगों से उनकी चर्चा होती तो देखने में मजा आता था दूर से। पु ल देशपांडे आले, त्यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या 12-12 तास। बाबांचं नॉलेज खूप होतं, नुसतं कुष्ठरोगाचं नाही, बाकी सगळं जगाचं। तो वो चर्चा बहुत करते थे, हाँ, पूरी दुनिया के बारे में। तो बहुत से लोग आके फिर बाबा से चर्चा करते थे। हम तो जंगल के बाहर नहीं गए थे कभी, तो दूर से देखने में मजा आता था। गांधीयन लोग आते थे, बड़े बड़े गांधीयन उस समय के। और ये सभी से आज जैसे हम लोग बड़े हो गए, 15-16 साल के थे, तो ऐसा लगा हम दोनों को कि ये बाबा का काम इतना इम्पोर्टेंट है, इसमें यदि हम शामिल हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन बाबा वकालत करते थे, वो डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग लिया और वो शुरू किया। तो उसमें थोड़ा लिमिटेशन है नॉलेज, मेडिकल नॉलेज में। तो हम दोनों को ऐसा लगा कि 16 साल की उम्र है, मैट्रिक में आ गए, यदि हो सके तो मेडिकल एजुकेशन करके वापस आ जाए।
तो उस समय वो इंटर सायन्स था, म्हणजे जसे अभी नीट का एक्झाम आहे तेव्हा BSc पार्ट 1, त्याच्यानंतर मग इंजीनियरिंग किंवा मेडिकल जायचे. तो हम लोग फिर BSc पार्ट 1 में अच्छे मार्क मिले और सीधा वॉक इन एडमिशन नागपुर मेडिकल कॉलेज में. तब वो माँ को तसल्ली हो गई कि ये भाई बच्चे कुछ करेंगे अभी, मतलब नहीं तो सब गए थे काम से. लाइन लग गई ना, फिर दोनों मेडिकल कॉलेज में गए. तो इस तरह से नागपुर गए हम लोग, पहली बार नागपुर गए. वहाँ मेडिकल कॉलेज के पीछे कमरे में रेंट लेके रखे रहते थे हम लोग, रेंट का. और बाबा के पास पैसा नहीं था, कम प्रॉपर्टी छोड़ दिया था पूरा. एक कोल्हापुर की संस्था उनको 200 रुपये महीना और माँ को 200 रुपये महीना भेजती थी. तो उसके ऊपर से संसार चल रहा था. और हमारा एजुकेशन भी उसमें हुआ, क्योंकि उस समय फी थी $250 रुपया. आता किती, आता मेडिकलला 1.25 लाख तरी आहे आता. गव्हर्नमेंटची फी पण वाढली आता. तेव्हा $250 रुपये होती. त्यामुळे ते शक्य झालं एज्युकेशन आमचं. तो 1.5 साल में एक परीक्षा देना था, फर्स्ट MBBS, सेकंड MBBS, फाइनल MBBS. तो फाइनल MBBS का एग्जाम हमने 70 में दिया, 1970. तो बाबा के दिमाग में आया कि अभी इनका रिजल्ट आने का है, 15 दिन छुट्टी है, चलो पिकनिक को. कहाँ जाए तो भामरागढ़ जाए. इसी जगह इसका नाम भी सुना नहीं था, मतलब इसमें कोई फेमस भी नहीं है. तो बाबा जब इसमें थे सोशल सर्विस के पहले जो जमींदार के बेटे थे, तो शिकार के बहाने इधर आए होंगे. एरिया उन्होंने देखा होगा, बहुत घना जंगल. अभी 55 साल पहले कितना घना होगा. तो उनमें कुछ इंप्रेशन होंगे दिमाग में. तो बोले चलो वहाँ त्रिवेणी संगम है, एक ही उनको मालूम था, त्रिवेणी संगम. चलो 2 दिन के लिए जंगल में जाना सबको अच्छा लगता है. शहर के लोग तो जाते ही सैटरडे संडे को. हाँ, तो वहाँ से हम निकले आनंद वन में. 4 व्हील की गाड़ी थी बाबा की, पिकअप वैन. तो यहाँ पहुँचने में 2.5 दिन लगे. 2.5 दिन और रास्ते में रुक गए. अंगार लगाना, दिसंबर का महीना था, ऐसे ही बहुत ठंड. और सब स्वेटर और शाल और लेके आए थे हम लोग. और दाल चावल, लकड़ी मिलती है जंगल में. तो ऐसे करके तीसरे दिन पहुंचे यहाँ. तो बड़ा अच्छा लगा. बड़ी बड़ी नदी है, 3 नदी के संगम. तुम्हें पहला नहीं सुना. अच्छा लगे, बाबा ने अच्छी जगह लाया. और फिर ऐसे बोले अब यहाँ आए तो इस एरिया में कौन रहता है ये भी देख ले. मतलब असल उद्देश्य तो वही था उनका. हाँ, तो पिकनिक के बहाने लाया. और पहले गांव में ले गए. जो ऐसा फायर वेदर रोड जिसको कहते ना, कच्चा रास्ता, उसमें से गाड़ी एक गांव में गई. तो गाड़ी का आवाज सुन के वहां से आदिवासी अपनी झोपड़ी से बाहर आए. क्योंकि उन्होंने भी शायद गाड़ा ज्यादा देखा नहीं होगा, धूल आई गाड़ी है. और आने के बाद वो देखने लगी ये गाड़ी से कौन उतरे, जिनके शरीर पे काफी सारे वस्त्र है, स्वेटर्स है, शाल है, ये है. और ये जो देखने वाले लोग थे वो दिगंबर थे. मतलब उस समय तो बच्चों को तो लंगोटी भी नहीं थी. और बड़े आदमी को सिर्फ वो लंगोटी वो बहुत बड़ी होती है, सिर्फ वो ढकने के लिए. आपल्याला चिंदी म्हणतो ना आपण, बँडेजची. तो इतना ही था. तो ये डर, जैसे जानवर डरते हैं, जंगली जानवर आदमी को, जैसे वो भी हमसे देख के डर रहे थे. नजदीक जा रहे थे वो पीछे पीछे खस के, और सब जंगल में भाग गए. ऐसे नहीं होना, मतलब क्या करने वाले आए, क्यों आए मालूम नहीं था, तो भाग गए. तो जरा अजीब लगा हम लोगों ने. वैसे तो आनंदवन में काफी सारा दुख नजदीक से देखा था. कुष्ठ रोगियों के जैसे घर से निकाल दिया, ये बिल्कुल बेटे ने माँ को भी निकाल दिया, क्योंकि गांव बहिष्कृत करता था. ऐसे कई केसेस थे कि जिन्होंने क्लोज रिलेटिव ने उनको बहिष्कृत किया था. एनीवे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई बीमारी नहीं थी. फिर भी लोगों ने डर कैसा है, क्यों डर है, पता नहीं चला. कोई भी रुका नहीं. 2-4 गांव देखे दिन भर में. दूर दूर है जंगल, बीच में जंगल, बीच में गांव, 25-30 झोपड़ियाँ. तो फिर शाम को अपने डेरे पे आके संगम पे हमने अंगार लगाई. बड़ी बहुत ठंड थी. तो सोच रहे थे, मतलब ये तो नया देखा. किताबें तो पढ़ते, आदिवासी कंदमूल और शिकार करके जीते, बस भर भूल जाते हम लोग, उतना तो मालूम है. लेकिन एक्चुअल देखने के बाद पता चला कि इनके पास वस्त्र नहीं है, इनके पास अनाज नहीं है.
और वो माल न्यूट्रिशन वो देखने से पता चलता, तब्येती कशा आहे त्या, इस तरह से सोच रहे थे, मतलब ये इम्प्रेशन दिन में जो, तो बाबा ने वो पकड़ लिया बराबर, मतलब सब लोगों को एक मतलब इसमें जो विचार कर रहे हैं अभी, तो वो बोले कि आप दोनों अभी डॉक्टर हो रहे MBBS, और आपने भी निर्णय भी लिया है कि आप आनंदवन की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाँ, फंसा दिया आपको। हम वो तो तब तो नहीं, हम तो बोला था जी कि डॉक्टर होने के बाद हम आनंदवन की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी तो मेरी अच्छी ऐसी इच्छा है, बोले कि ये भी अपने बंधु है जी आदिवासी, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, इनको जैसे आदमी बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से। तो तब हमें समझ में आया कि बाबा का मकसद क्या था, पिकनिक का मकसद क्या था कि ये एक्सपोजर दिखाना। तो बाबा को तुरंत मैंने बोला कि बाबा आप अभी 60 की साल मतलब 60 के करीब जा रहे, उम्र हो रही आपकी, और इतने सारे कष्ट उठाए आनंदवन में, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, रास्ते नहीं, बिजली नहीं, ये नहीं रही, तो आप यदि इनके लिए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, पिकनिक। वो अंगार के सामने इसे बाबा को मैंने शब्द दिया, और 70 में ये ऐसा आइडिया पक्का हो गया। यहाँ लोक बिरादरी, तब नाम नहीं रखा था बाबा ने, बाद में बाबा का नाम, जब वापस जाने के बाद हम लोग पास हो गए, इंटर्नशिप चालू हो गई, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो बाबा बोले जाने के पहले गवर्नमेंट को अर्जा करो, काम करने के लिए जगह होना। अपनी गवर्नमेंट कैसे काम करती है पता नहीं, आपके MP में क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट ऐसे काम की वो जवाब ही देती नहीं, मतलब अर्जा भेज दिया और जवाब ही नहीं आया पूरा साल। फॉलोअप लगता है, उनको मालूम नहीं था, बाबा कभी किसी को फॉलोअप के लिए नहीं आते थे, तो उसका जवाब नहीं आया। तो क्या करे फिर, अब अभी तक जगह नहीं मिली तो पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन करे। तो मैंने MS ज्वाइन करने का सोचा, और वहाँ जैसे ज्वाइन करने के बाद पता चला कि वहाँ मंदाकिनी देशपांडे, ये देखिए मतलब गवर्नमेंट हमारे शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, देर की इसलिए ये इससे शादी कर पाया मैं। तो ये हमारे कॉलेज की थी मंदाकिनी, लेकिन सीनियर थी, इसीलिए हमारी पहचान नहीं थी। 200 की बैच रहती है और सीनियर रैगिंग भी करते थे। तो हम लोग पूरे 4 साल दूर रहते इनसे, नाम भी नहीं मालूम था, उसको मेरा नहीं मालूम था, मेरा उसको नहीं। लेकिन जब वो एनेस्थीसिया और मैं सर्जरी में एक पेशेंट पे काम कर रहे थे तो पहचान हो गई, और देखते देखते पता नहीं आगे बढ़ गया। मतलब ये भी ये पता नहीं कैसे कोइंसिडेंस है। वैसे तो कॉलेज में काफी पॉपुलर थी वो, 200 की बैच है, तो उसको भी लगा होगा अपना लाइफ कैसा होना चाहिए। तो पॉपुलर क्यों थी बाबा? बाबा पीछे थे लोग। प्रणाम आपको, प्रणाम। तो इसको लगा शायद, मतलब पता नहीं, मैं ये मेरा अंदाजा है कि और देखेंगे पीछे तो बहुत है। तो आखिरी में मिला, देखो मतलब सब बोले अमीर बच्चे को छोड़ दिया और एक फकीर को चुना। तो चर्चा होने लगी, विदर्भ में चर्चा बहुत होती है कि एक लड़का लड़की घूम रहे, मतलब अफेयर चल रहा है इनका, और बाबा का नाम हुआ था, पद्मश्री भी मिली थी उनको, और बेटा एक लड़की को घुमा रहा। अच्छा नहीं लगता था, तो बाबा के पास कंप्लेंट गई, आपका बेटा कॉलेज का एजुकेशन छोड़ के एक लड़की को लेके घूम रहा। तो तब तक काफी आगे बढ़ गया था भगवान। तो इसको बुला लिया बाबा ने आनंदवन, ऐसा ऐसा सुन रहे हैं हम लोग, क्या आपका इरादा क्या है? तो हमने शादी करने को तय किया है, लेकिन मालूम है कि तुझे कि प्रकाश कहाँ जा रहा है? उसने बोला वहाँ कहीं जंगल में जाके काम करने वाला है। फिर क्या? तो मैंने उसको जबान दी, जैसे बाबा ने सुना है हाँ कह के, इसने तो बाबा ने तुरंत शादी करवा दी। शादी बाबा के क्यों शादी किया मालूम है? माँ की इच्छा थी कि विकास बड़ा है तो उसकी शादी पहले हो, बड़ा भाई वो है,
बाबा को लगा बड़ा भाई की शादी में यदि समय लगेगा तो इसका भी निर्णय बदल सकता। प्रैक्टिकल लोग होते, पुराने लोग। हाँ, तो हाँ कहाँ है, आज कहाँ है, तैयार है तो कर दो शादी, एजुकेशन चलता रहेगा। तो पहले शादी हो गई, फिर बाद में इसने एनेस्थीसिया में डिप्लोमा किया शादी के बाद। मैं MS जनरल सर्जरी करा। इस तरह से 73 में फिर जगह मिला, तो फिर आ गए इधर। हम MS का एग्जाम नहीं दिया मैंने, वो छोड़ के आया, और इसने एनेस्थीसिया में लेक्चरशिप ज्वाइन किया था, वो रिजाइन किया। तो ये ऐसे आज जिंदगी में किसी के टर्निंग पॉइंट कैसा आता है, तो ये हमारा पिकनिक, भामरागढ़ की पिकनिक ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ में। नहीं तो वहाँ रहते तो आदिवासी का जीवन पता नहीं चलता कैसे रहते, जानवरों में उनके ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो इस तरह से और ये फिर मिल गई। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिस्पॉन्सिबल है, देरी कर दी। हाँ, यदि तुरंत यदि जमीन दे देते तो मैं अभी तक बैचलर रहता। कोई यहाँ लड़की अपनी डॉक्टर यहाँ भेज नहीं, जहाँ जहाँ रास्ते भी नहीं, बिजली नहीं, तो कौन पिताजी अपने बेटी को इधर भेज, कोई नहीं भेज सकता। तो इस तरह से मतलब इसके नसीब में था, अच्छा बुरा मालूम नहीं। अभी तक 53 साल हो रहे शादी को। तो बाबा आपके इनके नसीब में नहीं, हम सबके नसीब में, ये जनजाति के नसीब में, क्योंकि कोई और आती पता नहीं आप अपना संकल्प अपना प्रकल्प शुरू कर पाते नहीं कर पाते। क्योंकि होने वाला का मतलब बड़प्पन ये है कि आने के बाद एकदम दूसरा लाइफ। सोशल सर्विस देखा नहीं था पहले, करने की इच्छा भी नहीं थी, मतलब कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। माँ बाप नागपुर में है, उनकी भी जमींदारी थी, टीचर भी थे वो दोनों। तो इस तरह से अच्छा जीवन चल रहा था। तो शादी के बाद आया, अपनी झोपड़ी बनाओ, और झोपड़ी बनाया। तो कहाँ रहना थे लोग, कैसे जंगल दिया, सरकार ने जमीन दिया, उसमें जंगल ही था। तो जहाँ खुली जगह थी वहाँ पे अपनी झोपड़ी बनाओ। बाबा ने 2-3 शेड बनवाए थे, बारिश में वो दाल चावल रखने के लिए, नहीं तो बारिश से खराब हो जाता ना। 6 महीना रास्ता पूरा बंद, सब नदी नाले में पानी आ गया, तो इधर के इधर उधर के उधर। नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब तो उधर से कोई साइकिल से नहीं आता, ये पता कि सब अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से बाबा को तो खुशी तो बहुत हुई, माँ को तो बहुत ही, लेकिन चिंता भी बहुत थी कि न्यूज भी नहीं, कुछ कम ज्यादा हुआ तो पता भी नहीं चल सकता अपने को क्या है। तो बहुत चिंतित रहते थे वो। उन्होंने बोला भी है अपने वो डॉक्यूमेंट्री में। तो हालांकि हमारे माँ बाप को लगता है कि अपने बेटे को हमने जितनी तकलीफ उठाई वो नहीं उठाने लगे, उसका लाइफ अच्छा जाना चाहिए। तो ये सब उल्टा हो गया थोड़ा सा, तो वो उनको गिल्ट था माँ बाप को। खाने के लिए दाल चावल है, सिर्फ दूसरा कुछ नहीं मिलता था, सब्जियां नहीं, बाकी कुछ नहीं। तो वो इसने किचन संभाल लिया, और 4-5 लोग और आए थे वॉलंटियर्स, और वो उसमें वैरायटी बनाना, फिर कभी दाल गाढ़ी बनाना, कभी पतली बनाना, टेस्ट बदल जाती है ना। कभी नमक ज्यादा डालो, कभी मिर्ची ज्यादा डालो, तो ऐसे टेस्ट बदलते बदलते आदत करवे, लोगों को आदत करवा ली। और जैसे हम बैठते थे अंगार के पास, तो ये बात करते थे कि फूड के बारे में कंप्लेंट नहीं करना। ऐसे हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम जिन लोगों के लिए आए उनको खाने के लिए क्या था, चूहे मार के खा रहे थे, चींटियों की चटनी खाते है ना। तो उनसे तो काफी बेहतर है हमारे पास दाल चावल पेट। हम लोग भूखे पेट नहीं रह सकते, चाहे जितना खाओ। और उनके पास तो ये भी नहीं है, शिकार में कुछ नहीं मिला तो भूखे रहे, दूसरे दिन ट्राई करे। इन लोगों के लिए काम करने के लिए तो अपने को कंप्लेंट करने का अधिकार भी नहीं होता। इस तरह से हमने अपना डेवलप किया मेंटालिटी, ताकि वो उसका ये फ्रस्ट्रेशन ना आए, यहाँ ये मिस कर रहे, वो मिस कर रहे, यहाँ डोसा नहीं मिलता, यहाँ ये नहीं मिलता। ऐसा कुछ किसी ने बोला नहीं, किसी ने ऐसा कंपेयर करो कि इनसे बहुत तो बेहतर है अपनी जिंदगी। इस तरह से तो कपड़े भी नहीं थे, अंगार पास सोते थे बिल्कुल, तो जलने की केसेस बहुत आती थी। अंगार में गिर गए, ठंड ज्यादा लगी तो नजदीक चले गए। तो एक बार वो 2 महीने के बच्चे, तो अंगार बेटी बीच में, माँ बाजू में, दोनों तरफ से फिर उसको वार्मथ मिलती थी। तो बेटी रात में रोने लगी, तो माँ तो दिन भर काम करके थक जाती थी। तो उसको क्या लगा कि उसको ठंड लग रही, तो उसने उसको थोड़ा पुश किया, तो उसके दोनों पाँव अंगार में गए।
और जब तक उसको नींद खुल गई तो पाँव का कोयला हो गया था, काले पड़ गए थे थोड़े। अंगार अच्छी थी, ठंड बहुत थी। सुबह लेके आए तो देखा तो कुछ करने के बजाय नहीं था, उनको काट दिया हमने दोनों पाँव। और उसको फिर वही ड्रेसिंग करके एंटीबॉडी दे के ठीक तो हो गई वो, लेकिन दोनों पाँव चले गए थे। तो इस तरह से कैसे देखा हमने। वो आज इस दुनिया में है? जिंदा है। अरे उसने कुछ अपना डिवाइस तैयार किया है, पत्ते वत्ते लगा के उसका कपड़ा लगा के वो चलती है। अरे वाह। कौन से गांव में होगी बाबा? ये अंदर का गाँव है, यहाँ कुछ दरवाजा तिकडे कुठेतरी गाँव है। बाबा एक इतना सवाल, अच्छा लगा मुझे कि वो इंडिपेंडेंटली चलते आई। एक जिज्ञासा और आपका आशीर्वाद, हाँ। मार्गदर्शन चाहिए कि हम आपने एक पिकनिक में एक दुनिया, आपने एक पिकनिक से एक आपकी दुनिया बदल गई। तो वैसे भी हम लोग भ्रमण प्रेमी हो गए हैं, कुछ फैशन से घूमते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए घूमते हैं। और मैं यही मेरा मकसद है कि मैं भी जानूं, अपने आप को भी, स्थान को भी जानूं, लोगों को भी जानूं, जनजीवन को भी जानूं और लोगों को बताऊं। तो क्या ऐसे भ्रमण चलते रहना चाहिए जीवन में? नहीं, ये मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। एक्सपोजर इज इम्पोर्टेंट। यदि बाबा हम यहाँ नहीं लाके उनकी जिंदगी नहीं दिखाते तो यहाँ कौन आता? यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता। वो अपनी जिंदगी जी रहे थे सदियों से, आदिवासी है अपने पहले से, है ना। तो उनके पास वो कोई रिकॉर्ड नहीं, जन्म का रिकॉर्ड नहीं, मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं, दवाई नहीं, मांत्रिक है, मंत्र तंत्र करो, बलि चढ़ाओ, और वो परंपरा चल रही थी। तो इससे इम्पोर्टेंट है कि जो हम सिटी में रहते हैं उन लोगों ने इनका भी जीवन देखना चाहिए कि बाबा इतना बड़ा है और अपने भाई है, आखिर में तो भाई बहन है ना। और हम लोग पढ़ते वक्त तुमच्या तर मराठी बाल भारती पहिल्या मानावर आहे, आमचं भारतीय आहे, सारे भारतीय आमचे भाऊ आहे ना पहिल्या मानावर बाल भारती मध्ये। ये बाकी जो भारतीय अपने को मालूम ही नहीं होता, सिटी में रहते थे। तो इंटेंशनली दिखाना चाहिए बच्चों को कि ऐसे भी लोग रहते हैं। तो उनका जो क्रेज होता है कि इसके पास उतना है, उसके पास ज्यादा है, और फिर अंबानी के पास इतना है, तो उस तरफ ये लोग देखते रहते। तो ये भ्रमण यात्रा, पर्यटन जारी रहना चाहिए। जारी रहना चाहिए, मतलब इंटेंशनल होना चाहिए कि अपने देश में कैसे लोग रहते हैं जानने के लिए उनकी परिस्थिति क्या है, और उसके अपने को तुलना अपने आप हो जाती। जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उनकी कंप्लेंट नहीं है, ये भी समझता है। और अपने पास सब कुछ हो गया भी हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने को, क्योंकि उसके पास ज्यादा है मेरे से। तो ये कंपैरिजन होती रहती है ना। तो इससे फिर अपना जीवन फिर मतलब ये होता था, मतलब उसमें कोई आनंद नहीं मिलता जीवन। अब डॉक्टर साहब, अब तो कोर्स भी होते हैं, समाज सेवा के कोर्स होते हैं। हाँ, और एक जुनून अलग बात है और प्रोफेशन अलग बात है। सेवा और प्रोफेशन में कैसा देखते हैं, नए जमाने के लोगों में क्या दिख रहा है आपको, और वो कैसे ट्राइबल क्षेत्र में विशेष तौर पे काम कर सकते हैं? बीच में ऐसा था कि लोग आईटी का बूम आ गया बीच में, तो पैसा कमाओ। पहले तो कुछ मूवमेंट्स थी, इंडिपेंडेंस के बाद में भी मूवमेंट्स थी, समाजवादी लोग थे, ये थे, नर्मदा बचाओ था, अपने में काफी सारे मूवमेंट्स थे जिसमें यंगस्टर्स उसके अट्रैक्ट होते थे। और 80s के बाद में फिर आईटी का आ गया, तो उसमें कंपटीशन था, लोग उधर जाना सोच रहे थे और गए भी काफी सारे। तो मूवमेंट खत्म हो गई, पैसा कमाओ है। तो ये हमने उसके पीछे कभी नहीं लगे, और हम अच्छे आनंद से जितनी जिंदगी जी रहे कि हमने जिंदगी में कुछ मिस नहीं किया, ऐसा नहीं लगता। यहाँ जंगल में रहा कुछ 22 साल, बिजली नहीं थी, 10 साल रास्ते नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, फिर भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ हमें खो लिया। तो क्या नया कोई गांधी, नया कोई विनोबा भावे, नया कोई डॉक्टर आमटे, नया कोई बाबा आमटे आएंगे नहीं इस दुनिया, इस भारत में, हमारी धरती में? पता नहीं, मतलब बाबा आमटे अकेला कुछ नहीं कर सकता, लोगों को बदलाव आना चाहिए, और उसके लिए एक्सपोजर इम्पोर्टेंट है। ये बदलाव आता है तो हर एक में आना चाहिए ना, बताने से कोई सुनता नहीं। और बहुत सारे क्या होता है कि विसंगति देखते जाते हैं। काफी सारे बाबा है आजकल
वो जेल में भी है ना। तो लोगों को ज्ञान बताते हैं और अपना प्राइवेट इसमें वो उनका अलग तरह का बर्ताव होता है। तो बाबा और ये हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें जो बोलते हैं वैसे ही बर्ताव करो, यानी कृती आणि काय म्हणतात त्याला, आपलं वागणं आणि बोलणं आणि वागणं ह्याच्यामध्ये विसंगती नको. सर, मी इथं येताना कालपासून बघत आहे की कुठेही मला एखाद्या देवी देवतांचा फोटो किंवा एखाद्या दुसऱ्या महापुरुषाचा फोटो मला इथं आढळून आलं नाही. तर आपण मग इथं शेवयाचे व्रत आपण धारण केलेलं आहे. तर यामागं सर म्हणजे आपण या सृष्टीला मानतच नाही का, म्हणजे देव देवतांना काय तर की त्याचा कधी विचार नाही केला की देव आहे की नाही, किंवा त्याची गरज नाही पडली असं म्हणा. पण बाबांनी माणुसकी हा धर्म धरला, ह्युमॅनिटी. तर त्याच्यात सगळ्या धर्मामध्ये सांगितलं की तुम्ही चांगल्या प्रेमाने वागलं पाहिजे. नंतर आपण मानतो धर्मासाठी ते वेगळं आहे, पण बेसिक जो मुद्दा आहे, मूळ मुद्दा की प्रत्येक धर्मात तुम्ही प्रेम करा, आहे ना, आणि कम्पॅशन, करुणा. तर ह्युमॅनिटी हा एक धर्म इतका मोठा आहे की त्याच्यामुळे असं बाकीच्या जे काही देवाची काही गरज नाही पडली आम्हाला. माणुसकी माणसामध्ये सर प्रत्यक्ष म्हणजे आपले जे मॅडम, मी आपणास विचारतोय, तुम्ही इथं या जंगलामध्ये तुम्ही आले सरांसोबत किंवा कोणत्याही सुविधांना म्हणजे सुविधाहीन जीवन असं जगण्यासाठी तुम्ही त्यांच्या सेवेसाठी इथपर्यंत आलात. तुम्हाला खूप काबाड कष्ट सुद्धा सहन करावं लागलं. म्हणजे प्रेरणा काय होते मॅडम याच्या मागे? फक्त म्हणजे असलं काय आम्ही विचारलं वगैरे नाही एकमेकांना. लग्नाला हो म्हटलंय तेव्हा त्याला त्याच्या कामामध्ये मदत करायची ऑलरेडी होकार दिलेला आहे. त्यामुळे असं विचारायची काही गरजच पडली नाही. पुढे आम्ही दोघांनी बरोबरीने काम करायला सुरुवात केली. खरं नाही, पहिल्यांदा फक्त साथ द्यायचं एवढंच ठरवलं होतं. नंतर मग हळूहळू इथलं जीवन पाहिल्यावर असं वाटलं की यांना जास्ती गरज आहे आपल्या कामाची, आणि मग या कामामध्ये आम्ही झोपून दिलो. हेच मी म्हटलं की आपल्या अपेक्षा जे कमी आहेत, म्हणजे त्यांच्याकडे साधनं कमी आहेत आणि त्या तक्रार करत नाही, ही खूप मोठी प्रेरणा आहे. म्हणजे आपल्या मनाचं समाधान करून घेण्यासाठी आम्ही अशी मानसिकता तयार केली की आपण तक्रार नाही करायची. इथे आल्यानंतर बदललं इथं जीवन. आता आली माझ्यामुळे झाली, कारण आमचा प्रेम विवाह होता. इथं काही समजा आयुष्यात त्यांनी कधी जंगलात घेऊन समाजसेवा करायची. लेकिन ताई, आपने तो समझ लिया, अपने परिजनों को समझा दिया, अब आप अपने बच्चों को कैसे समझाते? क्योंकि यहाँ रहना तो बहुत मतलब हम नहीं, लोग आप तो उनको कुछ समझाया वगैरह ऐसा नहीं, यही बड़े हुए वो। हमारा जीवन देख के उनको लगा कि यही जीवन अच्छा है, तो वो तो पढ़ने लिखने के लिए तो बाहर गए थे, बम्बई गए, पुणे गए, मतलब सिटी लाइफ भी देखा, सिटी लाइफ भी उन्होंने देखा और इधर का लाइफ भी देखा. लेकिन बचपन से यहाँ रहने से ये लाइफ के बारे में उनको बहुत अट्रैक्शन था. तो दोनों अपने आप ही वापिस आ गए. हम लोगों ने कभी बोला नहीं कि आप इधर आओ, इधर आके काम करो. जहाँ जाना है वहाँ जाइए. हर एक का अपना अपना डिसीजन होता है. जिनको बाहर जाना है वो बाहर जाते हैं. हमारे कार्यकर्ता उनके लड़के बाहर जाके पुणे में चले गए, इधर चले गए. सब लोग तो इधर काम करने वाले नहीं है, तो अपन किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते. लेकिन जो संस्कार होते हैं वो अपने बर्ताव से ही होते हैं. लाइफ में मतलब आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं जिंदगी में, तो उसका असर ज्यादा होता है बात करने से. लोगों के पास तो माल गुजारी संपत्ति होती है, आपके पास सेवा की पूंजी है. तो आपको उस पूंजी का सही वारिस मिल गया है, अब आगे बढ़ता रहेगा काम. अभी तो हमारी आगे की पीढ़ी तो कर रही है, उसके आगे की पीढ़ी क्या करने वाली है. और कहने का मतलब है कि ये यही पढ़े आदिवासी के साथ. पहले एजुकेशन जो होता है, हमारे बेटे बाद में हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए. उनके दोनों के बेटे मतलब अनिकेत और दिगंत, वो यहीं पढ़ रहे आज भी आदिवासी के साथ में. हाँ, तो जो पहला ग्रैंडसन है जी, तो उसको मेडिकल में एडमिशन मेडिकल में प्रवेश मिल गया. MBBS हुआ, अमरावती में पढ़ रहा है अभी 2 साल से. हालांकि वो मेरे साथ ज्यादा रहा. माँ बाप है धीरे धीरे काम में मेरे साथ रहा. मतलब सब जानवरों से वो प्यार करता है. आज वो अमरावती मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट MBBS हो गया. 6 महीने के बाद छुट्टी मिलती तो आता है
फिर से मेरे साथ में राउंड लेता है तो सब जानवर उसको पहचानते हैं। वो लेपर्ड है, लेपर्ड के साथ में हम लोग खेत में घूमने जाते हैं तो लेपर्ड उसकी पहचान नहीं भूलता। मतलब बचपन से दोस्ती है उनकी, तो वो उनका एनिमल का ये बड़प्पन है एनिमल का, वो प्यार नाही भूलते। सर अजून एक प्रश्न आहे, जसं नैसर्गिक आपदा आहेत सर, महापूर येणे किंवा अजून काही, तसं आदिवासींचं जीवन सुद्धा म्हणजे आदिवासी सुद्धा लोक म्हणजे ऍक्सेप्ट लवकर करत नाही म्हणजे नवीन संस्कृतीला, त्याचबरोबर शासनाचे काही धोरण पण असतात सर, आणि ह्या सर्वांमध्ये आपण 55 वर्ष घातली, आणि तुम्हाला म्हणजे आधी जीवनामध्ये असे काही प्रसंग नाही आले का सर की आपण म्हणजे इथं याला क्विट करावं किंवा इथून लांब जावं असं? आपण खूप प्रयत्न करतोय आणि आदिवासी रिस्पॉन्स देत नाही, म्हणजे विश्वासाला वेळ लागतो। नवीन माणसं कशासाठी आले, उद्देश काय आहे, म्हणजे काही अजेंडा असल्याशिवाय लोक कामच नाही करत। मतं नाही मिळालं तर सरकारी मदतही नाही मिळत। हा, तर अशा वेळेला लोकांचे आपल्याकडे प्रतिसाद मिळत नाही लोकांचा, तर हे खूप मोठं कारण आहे, फ्रस्ट्रेशन आहे सर। आपण सर्व सोडून आलो आणि इथे दवाखान्यातही येत नाही लोक, काही सांगितलेलं ऐकत नाही, अंधश्रद्धा खूप आहे। तर आम्ही असा उलटा विचार करायला लागलो की त्यांनी आपल्यावर का विश्वास ठेवावा, आपण तर नवीन आहेत, त्यांच्या परंपरा इतक्या जुन्या शतकानुशतक। आमच्या कार्यकर्त्यामध्ये पण फ्रस्ट्रेशन येऊ नये, याला आता पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हणतात, ते हा शब्द तेव्हा नव्हता, पॉझिटिव्ह थिंकिंग आता आला आहे। हा, पण आम्ही तसाच विचार तेव्हा केला, आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते शेकोटीवर बसायचे, पण असं कधी विचार करायचा नाही इथे काय फालतू झालं, इथे येऊन आपल्याला काही उपयोग नाही, लोक रिस्पॉन्स देत नाही, असं नाही बोललो कधी। म्हणजे आम्ही खरं म्हणजे आम्ही सुरुवात केल्यामुळे आपण जर दाखवलं, निराशा दाखवली, तर त्यांच्यावर काय परिणाम होईल, आपले कार्यकर्ते आपल्याबरोबर आलेले, आणि मग प्रयत्न करत राहिल्यावर मग यश मिळत गेलं असं, मग काही मागे पडून पाहिजे की गरज नाही पडली मग नंतर। तर यानंतरच्या माझ्या प्रश्न आहे, आता आम्ही बघत आहोत की आपण आपल्याला थंडीमध्ये साध्या कपड्यामध्ये दिसत आहात, आणि आम्ही तुमच्यापेक्षा जवान आहोत वयाने, आम्ही थंडीत कुडकुडत आहोत एवढं, आणि निसर्गात थंडी असताना तुमच्यामध्ये एवढं मोठं पॉवर कसं काय? एकतर हे कपडे सोडण्याचं कारण होतं, तुम्हाला ते सांगितलं की ते मुलाचे पाय जळलेल्या मुलीचे, आपल्याकडे बाळाला आपण ह्याच्यात ठेवतो वॉर्मर मध्ये, मी गरम ठेवायचं असतं ना, नवजात बाळ, त्यांच्याकडे कपडाच नाही, आणि तरी ते जगतात आहे, आणि ते आले तेव्हा आम्ही सगळे कपड्याच होतो, सुरू केलं आपण स्वेटर घालायचे, आणि समोर ते उघडे शेकोटी पेटवून नंगे झोपलेले आहेत, तर ते लाज वाटायची आपल्याला, आपली लाज वाटायची, त्याच्यामध्ये आपला गिल्ट होता, तो कमी करण्यासाठी कपडे सोडले, ते जर राहू शकतं तर आपण का नाही राहू शकणार, त्याची आता सवय झाली, आता 50-52 वर्ष झाले मी इथे राहिल्यावर कपडे घालत नाही, कुठलाही सीझन असो, त्याच्याने काही कधी काही त्याचा दुष्परिणाम नाही झाला, मी घालत नाही, मी स्वेटर नाही घातलं, एक तो बहुत ड्रामेटिक था, एक ये तो जैसे शादी हो गई ना जी, 72 में शादी, तो इसने मेरे लिए स्वेटर बुना, फुल स्लीव्स का स्वेटर जी, और वो स्वेटर ऐसा लगा उसको यहाँ जाने के बाद अभी स्वेटर पहनेंगे था, हाँ बरसा इसमें सर्दी के समय, क्योंकि जंगल में जा रहे हैं, यहाँ आ गए देखा तो सब नंगे है, तो अपने स्वेटर पहनना शर्म आती थी, तो स्वेटर ऐसा म्यूजियम में रखा है अभी भी पहना ही नहीं कभी वो उसने भी नहीं पहना, फिर तूने पहनता तो मैं नहीं पहनती। दैनंदिन आहाराच्या बाबतीमध्ये सुद्धा सिम्प्लिसिटीच आहे का सर? आहाराचं आपण कॉमन किचन ठेवलं, खूपच दुर्मिळ आहे असं, इथे सगळे संचालक असं सगळेच, इथे क्लास 1 नाही क्लास 4 नाही, जे काही असेल ते, काल तुमच्या नशिबाला खिचडी होती तर खिचडी खावा, आता काय करावं, जे आहे ते खायचं, घंटी वाजते घंटीला जेवायचं, छान होतं नाही पण जे आहे ते त्याला आम्ही सांगत नाही काय करायचं, ते आता तयार केलेले आहेत, इनीच तयार केले, पण त्याला पंडित म्हणतो आपल्याकडे स्वयंपाक करणारे। प्रकृति अगर आपके विपरीत हो तो प्रकृति के साथ हो लीजिए, प्रकृति के विरोधी मत बनिए, लड़िए मत, अनुकूलता बना लीजिए, यही हम सीख सकते हैं। मतलब अभी तक जिंदा है
जी जी बिल्कुल कोई उदाहरण है आप दोस्त लोग हम सबके लिए इसीलिए प्रेरणा है आप। और ये एक था। दूसरा एक था कि जानवरों से एक मतलब सही सोचा नहीं था कि मेरा जानवरों से कभी इंटरेक्शन हो सकेगा। यहाँ की परिस्थिति देखा है तो पता है कि ये जब भूख रहती है तो लोगों को चॉइस नहीं रहता। वो बंदर भी खाते, चींटियां भी खाते थे, चूहे खाते। एक बार क्या था कि वो हम लोग आनंद वन से दाल और चावल स्टोर करके रखते थे 6 महिने का अंदाजा कैलक्युलेट करके की 6 महिन्यात आपण किती खाऊ। मग तेवढे तांदूळ आणि डाळ, बाकीचे काय कणके डाळ्या पडतात, भाजीपाला नव्हताच। तर नीचे रखा चावल तो उसको दीमक लगता था, या उधळी खूप व्हायची। मग ते आपण ते बांबूचे हे करून त्याला प्लॅटफॉर्म करून वरती ठेवला, तो ऊपर रखा तो नीचे से चूहे खाते थे, त्याचं नुकसान करायचे ते। मग नागपुर से पिंजरे लेके आए और वो पिंजरे में वो पकड़ के उसको नाला है बाजू में जल समाधि देके ताकि उनका थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। तो एक दिन मैं ऐसे सामने से जा रहा था, हाँ सामने वो ओपीडी थी झाड़ के नीचे, वहाँ अंगा के पास 2 बच्चों को लेके एक आदिवासी का एक फैमिली आया था। तो एक चूहे ले जा रहे, हम लोग देखे उन्होंने, तो बोले कहाँ जा रहे? तो बोले नाले में। तो बोला आप हमको दे सकते क्या? बोले बेटे भूखे हैं तो उनको खा लाएंगे। तो ये मतलब ये प्रत्यक्ष अनुभव था कि आमच्या समोर ते निकाल के चूहा का निकाल के मार के वो भूंज के बच्चों को खिलाए ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से जो लाइफ था इनका, और उसमें उनकी कोई कंप्लेन नहीं थी, है ना। बावजूद अपने को कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ आदिवासी चोरी नहीं करते, यहाँ भीख नहीं मांगते कि आपके पास बहुत है तो मुझे कुछ दो। यहाँ भिखारी नहीं आ गए क्या बात। तो काफ़ी कुछ सीखने जैसा ही है कि मतलब ये स्वाभिमान से रहते, आप अपना खाओ हम अपना खाएंगे, नहीं होगा तो दूसरे दिन देखेंगे। और तीसरा है कि कम्युनिटी लाइफ है और बलात्कार नहीं है, जो आज के ज़माने में नंबर 1 क्राइम है बलात्कार। तो आदिवासी संस्कृति में बलात्कार नहीं है। एक तो कारण ये सकता है कि जल्दी शादी हो जाती थी यार, या उनके कोई अनरिटन लॉज है कि कुछ गुनाह किया होगा तो उसके लिए ये पनिशमेंट है। रिटर्न नहीं है, अनरिटन है, पंचायत के सामने। डॉक्टर साहब अब ये विकास की बातें होती तो अब आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी लेवल पे जो विकास 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 का जो नारा होता है वो कैसा विकास चाहिए? आदिवासियों को अपने जगह में रह के चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए, उनको टीवी चाहिए, या वही जंगल चाहिए जिसमें, तो अगर वही जंगल देते तो हम सोचते कि अभी तक पिछड़ा क्यों रखें। एक नया मॉडल लोगों में कहने अरे यार ये तो पिछड़ा क्यों रखे, उनको भी मोबाइल दो, उनको भी टीवी दो, उनको भी सड़क दो। तो विकास का पैमाना क्या है आदिवासियों के लिए? आदिवासियों को बाहर की दुनिया उन्होंने देखी नहीं थी। अब एजुकेशन इसलिए, और देखे नहीं थे, एजुकेशन नहीं था इसलिए एक्सप्लॉयटेशन था। उनकी सारे जो स्कीम्स है उनके बारे की, तो वो सब इनकी तक पहुंची नहीं थी। बीच वाले खा जाते थे वो पैसे। एक तो इनको खाने के लिए अनाज नहीं, कपड़ा नहीं पहनने के लिए, उनका हक का पैसा भी उनको नहीं मिले। अब देखो महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था, EGS, महाराष्ट्र पायनियर है। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य कितना अच्छा था कि गांव में काम दो, उनको गारंटी दो और उसका पैसा उनको मिले और अच्छी जिंदगी का। इनको तो मालूम ही नहीं था। तो फॉरेस्ट वाले बोलते थे कि अभी पहले जंगल इनका था आदिवासियों का, बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कंट्रोल आ गया और फिर वो तलाठी आ गया जमीन पर, पटवारी। इनको तो मालूम ही नहीं, ये तो जंगल में सदियों से रह रहे, तो इनका ही जंगल था। अब वो बोले हमारा जंगल है, अभी जंगल का आप सब माल ले रहे, उसके बदले में काम करो, फॉरेस्ट का काम करो। और शाम को अंगूठा लेके उनको भगा देते थे। तो उनके हक का पैसा काम करने के बावजूद उनको नहीं मिलता था। तब की मजदूरी 7 रुपये थी 75 में, तो उसमें से 1 पैसा नहीं मिलता था। तो इसलिए हमने बोला इनको एजुकेशन दो, मतलब या ताकि वो उनमें इनके राइट्स के बारे में पता चले। तो हम लोग इच्छा थी कि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो।
ये इतने सीधी सिंपल जिंदगी जी रहे बेचारे, तो उनके बावजूद उनको शोषण हो रहा है उनका। तो अस्पताल से तो कोई लोगों का विकास नहीं होता, तो एजुकेशन भी देना चाहिए। ऐसे मतलब एक के बाद एक कैसा हुआ, और खाने के लिए अनाज नहीं है तो उनको खेती से फार्मिंग अच्छी सिखाओ, तो वो भी काम हमारे वॉलंटियर्स करते थे। तो ये फंडिंग नहीं आया, फंडिंग तो बाद में आया फिर लोगों के, लेकिन काम शुरू कर दो, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए। तो कैसा विकास चाहिए आदिवासी को, कैसा होना चाहिए? मतलब ये है इतना सारा जंगल है, तो यहाँ फॉरेस्ट बेस्ड जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी इंडस्ट्रीज होना चाहिए छोटी छोटी, ताकि एकदम बड़ा माइनिंग कर रहे हैं आप इधर यहाँ और कुछ मोटे बड़े डैम्स बनाओ ये बनाओ, तो इनका तो लाइफ तो फिर वो तो जैसे नर्मदा बचाओ में हुआ था, लोग बेघर हो जाते और फिर ना जमीन भी नहीं रहती और पैसा भी जो दिया होता पैसा वो भी खर्चा कर डालते। तो विकास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोगों को भी कुछ सुविधा मिलना चाहिए वहाँ पे, और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जंगल खत्म हो गया तो वो कैसे रहेंगे, सालों से इतने जंगल में रहते। तो इसका विचार करना चाहिए। यदि पानी की सुविधा लेना है तो आप वाटर टैंक बना सकते गाँव गाँव में, ताकि इरिगेशन उनको सेकंड क्रॉप ले सकते हैं। तो छोटी छोटी स्कीम लगाओ इधर, ताकि लोगों को वहाँ रोजगार भी मिले और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ते जाए। और एजुकेशन दिए तो एजुकेशन से उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी कम हो जाएगा। राहतो संघर्षमय जीवन आहे तरी माणसाने वेळात वेळ कुठेतरी काढावी अशी मी सगळ्यांना असं मनातून सांगेल की जीवन हे संघर्षमय आहे, पण स्वतःसाठी सुद्धा जगावं आणि जग बघावं। जगामध्ये शिकण्यायुक्त बरंच काही आहे। बैठे बैठे गिरा कैसे तू? कैसा लगा? बहुत क्या क्या जाना आपने? बस अभी देखते प्राणी वगैरह। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तिरोड़ा से आए हैं, गोंदिया जिल्हा। तो क्या क्या जाना आपने, क्या कैसा? म्हणजे माणूस ही कशी असते, हिंदी बोलेंगे? हाँ हिंदी बोल सकते हैं ना। इंसान ने कैसे इंसान से की सेवा करना चाहिए, मानवता धर्म यही सबसे बड़ी सेवा है, और कैसे जीवन की सादगी। या शिक्षकांनी बाबा आमटेला अशी शिकवण दिली आणि त्यांनी एवढं मोठं महान कार्य केलं, तर मी एक शिक्षिका आहे ना, त्याने एक तरी विद्यार्थी बाबा आमटेसारखा घडावा ही माझी अपेक्षा आहे। दोस्तों, कुछ सीमित मुलाकात में उनसे की गई बातचीत एक आम बातचीत का हिस्सा है जो यहाँ आने वाले मेहमानों, जिसमें शोधार्थी, पर्यटक और विजिटर्स होते हैं, उनसे मुलाकात करने, उनके बीच वो कितने स्वाभाविक तरीके से अपने संघर्ष के दिनों को अपने शब्दों में बताते हैं, वो हमें एक पाठ की तरह, एक सबक की तरह और एक प्रेरणा की तरह लेना चाहिए। देश और विदेश के बड़े बड़े अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर आमटे इतने स्वाभाविक सरल कैसे हैं, यह उनके व्यक्तित्व का कमाल है और स्वयं उनके पिता बाबा आमटे के संस्कारों की देन है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, ये हेमल कसा की हमारी यात्रा और पूरी बस्तर यात्रा के हमारे वीडियो में जो आपने देखा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यह हमारी यात्रा आगे बस्तर की ओर बढ़ रही है। तो अगले वीडियो में बस्तर की यात्रा में एक और स्थान से। जय आदिवासी, जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। कमलपुर किधर से जाएंगे? अच्छा, कमलपुर में हाईवे मिल जाएगा हम लोगों को? अच्छा, इधर छत्तीसगढ़ का बॉर्डर कितना दूर पड़ता है?
कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर में? क्या बात है। ये अबुझमाड़ है? माड़ है ये? इधर है ना। क्या क्या गांव पड़ेगा इधर छत्तीसगढ़ का? वो इधर बहुत गाँव। अच्छा ठीक। आखिरी गांव है महाराष्ट्र का यानी, और इसके बाद छत्तीसगढ़ है। हम लोग देखिए निकले थे हेमलकसा से, भामरागढ़ से, और अंदर ही अंदर हम भोपालपट्टनम जा रहे हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में अभी बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, तो हम लोग थोड़ा अंदर का रास्ता लिए हैं। हम बाबा आमटे जी के आश्रम से कहा गया कि आप ये वाला रास्ते लीजिए।